ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका मेजर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है या इकोनॉमिक्स है और जो कि डेटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बिकॉज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, जो कि हैं मीन, मीडियन, मोड। अब सपोज़ एक गांव में एक किसान रहता है बाइजू, और उसके पास 1 एकड़ ज़मीन है, और हमें कंपेयर करना है कि जो बाइजू के पास ज़मीन है वो जो बाकी किसान हैं गांव में उनका कंपैरिजन में ज़्यादा है या कम है। तो हमें मीन से पता चल सकता है, क्योंकि मीन से एवरेज निकलता है, तो एवरेज से ज़्यादा ज़मीन है बाइजू के पास या कम है। मीडियन से हमें पता चलता है कि डेटा सेट में जो बीच की वैल्यू है, सेंट्रल वैल्यू है, वो कौन सी है। तो अब हमें ये पता चल जाएगा इससे कि बाइजू के पास जो ज़मीन है वो लोअर हाफ में आती है या अपर हाफ में आती है। एंड मोड से ये पता चलता है कि जो डेटा सेट है उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है। तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि बाइजू के पास जो ज़मीन है वो ज़्यादा लोगों के पास है उतनी ही ज़मीन, या कम लोगों के पास है उतनी ज़मीन। तो अब मीन, मीडियन, मोड होता क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और कौन कौन से तरीके हैं उसको डिटेल में देखते हैं। अब जो एरिथमेटिक मीन होता है उसे सिंपल लैंग्वेज में एवरेज भी बोल सकते हैं, एंड इसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जितने भी आइटम्स हैं एक डेटा सेट में, उनका हम सम कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे जितने भी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं या नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ हमारे पास 6 फैमिलीज़ हैं और उनके रिस्पेक्टिव इनकम्स हैं हमारे सामने। तो अब इन जो इनकम है इन सब का सम कर लेंगे, और इन सब का सम आएगा 9280, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। अब ये 6 फैमिलीज़ हैं, लेकिन फॉर्मूला डाल के हम देख लेते हैं कि कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 6। अब अगर हमें मीन निकालना है तो ये जो सम है इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। यही फार्मूला यहाँ पे है, और डिवाइड करने के बाद हमारा मीन या एवरेज आता है 1547। तो ये जो 6 फैमिलीज़ हैं इनका मीन इनकम है 1547। तो अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें अरिथमेटिक मीन की, तो सपोज़ हमारे पास एक डेटा सेट है और उसमें n नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, और वो आइटम्स है x1, x2, x3 अप टू xn, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गई n। तो अब जो मीन होगा वो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn इनका सम, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस के सम को डिवाइड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमारे पास मीन आ जाता है। एरिथमेटिक मीन 2 डेटा के कैटेगरीज के लिए कैलकुलेट किया जाता है। पहला होता है अनग्रुप्ड डेटा, दूसरा होता है ग्रुप्ड डेटा। अब जो अनग्रुप्ड डेटा रहता है उसमें इंडिविजुअल आइटम्स रहेंगे और उनके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज रहेंगी, लेकिन जो ग्रुप्ड डेटा रहता है वो होता है डिस्क्रीट सीरीज़ या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज़। उसके एग्जांपल बाद में देखेंगे, पहले हम अनग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। अब अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने का सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। इसमें ऑब्जर्वेशंस का सम करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमारे पास मीन आ जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज़ हमारे पास ये स्टूडेंट्स हैं और उनके रिस्पेक्टिव मार्क्स हैं, तो हम पहले इन मार्क्स का सम कर लेंगे। एंड फिर इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट कर लेंगे। फिर मीन निकालने के लिए हम जो सम है मार्क्स का उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास 56.2 एवरेज मार्क्स आ गया, मतलब मीन मार्क्स आ गया। तो डायरेक्ट मेथड से हमें पता चलता है कि जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनमें एवरेज या मीन मार्क्स है 56.2। अब दूसरा मेथड होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। अब इसका मतलब है कि इसमें जो हमारे पास डेटा सेट रहता है उसमें से, या फिर हम कोई रैंडम नंबर दूसरा भी एक मीन अज्यूम कर लेते हैं। जैसे डायरेक्ट मेथड में हमने मीन कैलकुलेट किया है, लेकिन अज्यूम्ड मीन मेथड में हम पहले से एक मीन अज्यूम करके चलते हैं, एंड देन उसको बेसिस लेके हम मीन कैलकुलेट करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ हमारे पास ये सारी फैमिलीज़ की रिस्पेक्टिव इनकम्स हैं। अब इसमें से इन इनकम में से हम कोई भी एक नंबर को एज अ मीन अज्यूम कर लेंगे। तो सपोज़ हमने इसको 850 को मीन अज्यूम कर लिया। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमने मीन अज्यूम किया है वो हर रिस्पेक्टिव इनकम में से उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, एंड उसको डी बोलते हैं, उसको डिविएशन भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये सारे डिफरेंसेस आ गए और इनका सम आएगा 2660। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, इन सारे डिफरेंसेस को, डिविएशंस को ऐड कर लेंगे, इनका सम निकाल लेंगे।
और उसके बाद नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, मतलब कितनी टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैं, इसको भी हम काउंट कर लेंगे। एंड हमारे पास आएंगे 10 फैमिलीज़ हैं यहाँ पे। उसके बाद जो ये डिविएशंस का सम है उसको हम नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो वो आएगा हमारे पास 266। अब इसके बाद जब हमें मीन निकालना है तो अज्यूम मीन में हम ये जो डिफरेंस है उसका सम है उसको जो डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आई है उसमें ऐड कर देंगे। अब ये 100 हमने 850 एज ए रैंडमली इन 10 इनकम में से कोई भी इनकम उठा ली है, लेकिन अगर हम कोई भी नंबर यहाँ पे मीन अज्यूम कर ले तो हमारा मीन जो है 1116 ये सेम रहेगा। अब आप अगर मैं इसको 900 कर दूँ तो भी हमारे पास मीन ठीक से वही सेम है। अगर मैं इसको 9000 कर दूं तो भी हमारे पास मीन 1116 ही रहेगा। तो आप यहाँ पे कोई भी मीन एज्यूम कर सकते हैं एंड आपका आंसर जो मीन होगा वो सेम ही रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अज्यूम्ड मीन मेथड में आप कोई भी मीन एज्यूम कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड के पास तीसरा मेथड होता है स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड अज्यूम्ड मीन मेथड का ही एक एडवांस वर्जन होता है, जिसमें कि हम एक कॉमन फैक्टर लेते हैं जिससे कि जो डिफरेंस आता है, डिविएशन आता है पर्टिकुलर वैल्यू, और उसमें से अज्यूम्ड मीन माइनस करने के बाद उसको हम एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमारा जो नंबर होता है, जो डिविएशन होता है, वो थोड़ा स्मॉल हो जाता है इंटेंसिटी में, एंड देन उसको हम सम करके और फिर उसका मीन निकालते हैं। जो हमारे पास अज्यूम्ड मीन मेथड में एग्जांपल था, हम उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं एंड उसी को बेस बनाकर हम स्टेप डिवीजन मेथड भी समझेंगे। सपोज़ हमारे पास ये सारी फैमिलीज़ हैं, इनकी पर्टिकुलर इनकम है और उसमें हमने एक मीन अज्यूम कर लिया 850। अब जो पर्टिकुलर इनकम है उनको रिस्पेक्टिवली हम उसमें से 850 जो हमने मीन अज्यूम किया है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास डिफरेंस या डिविएशन आ जाएगा। अब हम कॉमन फैक्टर एक ले लेते हैं, जो कि इस केस में हम लेते हैं 10। अब जितने भी डिविएशंस आई हैं उसको हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे एंड जो वैल्यूज़ होंगी वो छोटी हो जाएंगी। अब जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद हम उन सब का सम कर लेंगे। एंड हमारे पास कितनी टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैं उसको भी काउंट कर लेंगे। अब जो डिविएशन का सम आया है उसको हम नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। एंड देन उसको हम एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉमन फैक्टर है हमारा 10, तो उसके बाद हमारी जो वैल्यू आई वो आई है 266। अब जो मीन का फॉर्मूला है वो अज्यूम्ड मीन में जो हमारी ये वैल्यू आई है डिविएशंस के सम को नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करने के बाद उसको कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें अज्यूम्ड मीन ऐड कर देंगे तो हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे कि अज्यूम्ड मीन में हम कोई भी नंबर लेके हम मीन निकाल सकते थे, वैसे ही स्टेप डिविएशन मेथड में भी हम कोई भी नंबर को मीन अज्यूम करके कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मीन सेम ही आएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने 850 लिया है, अगर मैं इसको 900 कर दूँ तो आप देखिएगा मीन सेम ही रहेगा। इसको मैं 1000 कर देता हूँ तो भी मीन सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे आप मीन कोई भी नंबर एज्यूम कर लीजिए एंड आपका जो मीन आएगा वो सेम ही आएगा। तो ये हुआ स्टेप डिविएशन मेथड। अब देखते हैं कि जो ग्रुप्ड डेटा होता है उसका अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ग्रुप्ड डेटा में दो टाइप के सीरीज़ होते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। पहले डिस्क्रीट सीरीज़ का देखते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से देखते हैं कि कैसे हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज़ में अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड उसको फिर हम जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है उन सब का एडिशन कर देते हैं एंड उनको फिर टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं एंड उसके बाद हमारे पास मीन आ जाता है। सपोज़ हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ में ये प्लॉट साइज़ हैं 100 स्क्वायर मीटर, 200, 300। अब ये एक एक रिस्पेक्टिव वैल्यू है और इनके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज़ हैं। मतलब 100 स्क्वायर मीटर की 200 प्लॉट्स हैं, 200 स्क्वायर मीटर के 50 प्लॉट्स हैं, 300 स्क्वायर मीटर के 10 प्लॉट्स हैं। तो ये फ्रीक्वेंसीज़ हो गई। जो नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं वो फ्रीक्वेंसी हुई। अब हम
जो फ्रीक्वेंसी है और जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है जैसे 100 स्क्वायर मीटर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब इन सब की जो भी वैल्यूज़ आई है इन सब को सम कर देंगे हम। तो हमारे पास ये हो गई टोटल वैल्यू एंड हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो भी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हैं उनका सम। अब मीन निकालने के लिए ये जो सम आया है मल्टीप्लिकेशन का एंड ये जो फ्रीक्वेंसी है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे एंड हमारे पास मीन आ जाएगा। मतलब जो आंसर आया है वो है 126.92 स्क्वायर मीटर। ये है इन सारे डेटा का, इन सारे प्लॉट्स का एवरेज मीन। मतलब एवरेज जो एरिया है प्लॉट का इस पूरी ऑब्जर्वेशन में वो है 126.92 स्क्वायर मीटर। अब डिस्क्रीट सीरीज़ में अज्यूम्ड मीन मेथड से भी हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं एंड ये अज्यूम्ड मीन मेथड वैसा ही है जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें भी हम एक नंबर को मीन अज्यूम करते हैं एंड उसके बाद मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल था प्लॉट साइज़ का, उसी एग्जांपल को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये हमारे पास प्लॉट साइजेस हो गए, ये उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हो गई और ये उनका मल्टीप्लिकेशन हो गया। लेकिन इसमें हम एक मीन अज्यूम कर लेंगे। तो सपोज़ हमने इसमें 200 स्क्वायर मीटर मीन अज्यूम किया एंड देन जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी वैल्यू है उसमें से हम अज्यूम्ड मीन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वो होगी डिविएशन या डिफरेंस एंड वो ये वैल्यूज़ आ गई। 100 में से 200 माइनस किया तो -100, 0 और 100। अब जो भी फ्रीक्वेंसी है प्लॉट्स की रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, उसमें हम ये जो डिफरेंस आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वो वैल्यूज़ ये आएंगी। अब इसका हम सम ले लेंगे। एंड इसको डिवाइड करने के लिए हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो भी होनी चाहिए एंड टोटल फ्रीक्वेंसी या रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज का सम होगा जो कि है अब हमारे पास जो ये सम आया है -19,000, इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से। तो फिर हमारे पास आ जाएगा -73.08 वैल्यू। और अगर हमें मीन निकालना है तो वही अज्यूम्ड मीन में इस वैल्यू को हम ऐड कर देंगे एंड हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी 126.92। तो जो हमारा डायरेक्ट मेथड से हमने मीन निकाला था वो भी था 126.92 और जो अज्यूम्ड मीन से हमने आंसर निकाला है वो भी सेम है। तो हम मीन, इसको हमने 200 लिया, इसको हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे जो मीन अज्यूम कर लेंगे तो भी वैल्यू सेम ही रहेगी। जैसे मैंने इसको अगर 500 कर दिया तो भी हमारे पास जो मीन आया है वो सेम आया है 126.92। और अगर मैं इसको 10 कर दूं तो भी हमारे पास जो मीन आया है वो आया है 126.92। तो इस वैल्यू को हम मीन कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, कोई भी रैंडम नंबर, और हमारे पास मीन जो आएगा वो सही आएगा। अब डिस्क्रीट सीरीज़ में तीसरा जो मेथड होता है जिससे कि मीन कैलकुलेशन होता है वो होता है स्टेप डिवीएशन मेथड। और ये भी सेम ही होता है जैसे लास्ट स्टेप डिवीएशन मेथड देखा था हमने, वैसा ही होता है अज्यूम्ड मीन मेथड का एक एडवांस वर्जन। जो हमारे पास लास्ट एग्जांपल था उसी को हमने कैरी फॉरवर्ड किया है प्लॉट साइज़ वाला। तो ये हो गई हमारी रिस्पेक्टिव प्लॉट्स, ये फ्रीक्वेंसीज और ये उसका मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया डिफरेंस। अब स्टेप डिवीएशन मेथड में एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या होती है कि हम एक कॉमन फैक्टर लेते हैं एंड उससे डिवाइड कर देते हैं जो डिविएशन आता है, डिफरेंस आता है रिस्पेक्टिव वैल्यू में अज्यूम्ड मीन माइनस करने के बाद। तो सपोज़ हमने मीन अज्यूम किया यहाँ पे 200 और उसका फिर सबका डिफरेंस आया -100, 0, 100। अब इसमें हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं 100। तो जब हमने कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया तो वैल्यू जो आई -101 और फिर हम इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी डिविएशन को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद वैल्यू आई। अब हम जो मल्टीप्लाई करने के बाद, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज़ आई हैं उसका हम सम कर लेंगे। तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी एंड इसको डिवाइड करना है हमें टोटल फ्रीक्वेंसी से। तो टोटल फ्रीक्वेंसी वही होगी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज का सम। अब हम जो ये सम आया है
फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद डिवीजन का उसको टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी एंड इसमें हम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बाद ये वैल्यू आएगी हमारे पास -73.08 एंड देन मीन निकालने के लिए अज्यूम्ड मीन में हम ये वाली वैल्यू ऐड कर देंगे तो वो ऐड करने के बाद आ रहा है 126.92। अब अज्यूम्ड मीन हम इसमें कोई भी नंबर ले सकते हैं एंड वैल्यू सेम ही रहेगी। इसको मैं 400 कर देता हूँ तो भी मीन आपका 126.92 है और इसको अगर मैं 1 कर देता हूँ तो भी हमारे पास मीन 126.92 है। तो आप मीन कुछ भी एज्यूम करिए, आपके पास मीन जो होगा वो सेम ही आएगा। अब ग्रुप डेटा में दूसरा जो सीरीज़ होता है वो होता है कॉन्टीन्यूस सीरीज़। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में हम जो डेटा होता है उसको हम क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं, उनकी क्लासेस बना लेते हैं एंड फिर मीन कैलकुलेट करते हैं। अब जब हम क्लासेस बनाते हैं तो उसका हम मिड पॉइंट देखते हैं एंड जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज होती है उसको मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करने के बाद उनका सम करके टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास मीन आ जाता है। हमारे पास ये डेटा है जिसमें कि कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है 0 से 70 तक और ये मार्क्स हैं तो इसको हमने क्लासेस में डिवाइड कर लिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एट्सेट्रा। और उसके बाद जैसे 0 to 10 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 0 to 10 के बीच में मार्क्स स्कोर किए हैं, 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 10 से 20 के बीच में, 15 ऐसे हैं 20 to 30 एंड रिस्पेक्टिवली बाकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस क्लास में इन क्लासेस में मार्क्स स्कोर किए हैं। अब ये जो क्लासेस हैं इनकी हमने मिड वैल्यू निकाल ली है तो 0 to 10 के बीच में 5 है, फिर 15 है, 25, 35 रिस्पेक्टिवली इतनी है, 65 है 60 to 70 के बीच में। अब जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और जो मिड वैल्यू है इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे 25 हो गया, 12 into 15 180 हो गया। अब जो ये वैल्यूज़ आई है इनको सबको टोटल कर लेंगे और इनका हम सम निकाल लेंगे। तो सम आता है 2110। अब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, इसका भी हम जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हैं उनका सम निकाल लेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब मीन निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इस सम को इस टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है और हमारे पास मीन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं एंड हमारे पास मीन आ गया 30.14। तो जो 70 स्टूडेंट्स हैं क्लास में उनका एवरेज मार्क्स है 30.14। एंड कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में हम मीन कैलकुलेशन स्टेप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और ये सिमिलर है जैसा कि हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में किया है, जो पहले हमने स्टेप डिवीजन के एग्जांपल देखे हैं। एंड इसको भी कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के लिए भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि स्टेप डिवीजन मेथड से कैसे मीन कैलकुलेशन होता है। जो हमारे पास लास्ट एग्जांपल था हम उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मार्क्स हैं, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं रिस्पेक्टिवली एंड ये मिड वैल्यू है और इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के साथ। अब हम यहाँ पे एक मीन अज्यूम कर लेंगे। सपोज़ मैंने मीन अज्यूम कर लिया 35 मार्क्स। अब हम यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड में एक कॉमन फैक्टर लेते हैं एंड जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ होती है, जैसे मिड वैल्यू है 5, इसमें से हम 35 माइनस करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, उसको हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। स्टेप डिवीजन में हमारे पास एक कॉमन फैक्टर होता है, अज्यूम्ड मीन मेथड में हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो स्टेप डिवीजन में कॉमन फैक्टर इसलिए लेते हैं ताकि वैल्यू छोटी हो जाए एंड कैलकुलेशन ईजी हो। तो इसमें हम कॉमन फैक्टर 10 ले लेते हैं। अब रिस्पेक्टिवली हम देखें हर एक क्लास के लिए तो यहाँ पे 5 है, इसमें से हमने माइनस किया 35 तो हमारे पास आएगा 30 एंड देन उसको 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास 3 वैल्यू आई। उसी तरह सारी क्लासेस के लिए वैल्यूज़ आ गई हैं एंड अब जितनी भी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज़ हैं उसमें हम ये डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी होगी 5, 5, 3 माइनस 15, फिर 12, 2 ज़ा 24। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन आई है, ये जो वैल्यूज़ आई है, इन सब का हम सम निकाल लेंगे। एंड इन सब का सम आ गया -34। अब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उनका सम, और फ्रीक्वेंसीज है ये हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। एंड ये वैल्यू आ गई 70। अब ये जो सम है और ये जो फ्रीक्वेंसी है टोटल फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो वो हमने यहाँ पे डिवाइड किया है और वैल्यू आई है -0.49। अब इसमें हम एक कॉमन फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड कॉमन फैक्टर है हमारे पास 10,
तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है -4.86। ये 0.89 में अगर इसको हम तीसरे डेसिमल वैल्यू में जाएंगे तो वो 0.486 ही है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो -4.86 आया। अब जो अज्यूम्ड मीन हमने किया है उसमें हम इसको ऐड कर देंगे एंड फिर हमारे पास मीन मार्क्स आ गए। तो जो डायरेक्ट मेथड से हमारे पास मीन मार्क्स आए थे, एवरेज मार्क्स आए थे, वो थे 30.14, और जो स्टेप डिविएशन मेथड से हमारे पास एवरेज मार्क्स आए हैं वो भी हैं 30.14। अब ये अज्यूम्ड मीन, हमने जो मीन अज्यूम किया था वो 35 था, इसको हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एंड हमारी जो एवरेज मार्क्स रहेंगे वो सेम ही रहेंगे, हमारे पास सेम ही है 30.14। इसको मैं 1 भी ले लूँ तो भी 30.14। तो आप मीन कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, इसमें भी स्टेप डिवीजन मेथड में भी कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए, एंड आपके पास जो एवरेज आएगा, मीन आएगा, वो सेम ही रहेगा। अब एरिथमेटिक मीन की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जो डिविएशन होता है अराउंड एरिथमेटिक मीन, उनका अगर सम करेंगे तो वो ज़ीरो ही आएगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। सपोज़ हमारे पास ये स्टूडेंट्स हैं और इनके रिस्पेक्टिव मार्क्स हैं, तो अगर हम इनका मीन निकालें, ये जो स्टूडेंट्स हैं, तो पहले इनका हम मार्क्स का सम कर लेते हैं। सम आता है 40 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो भी काउंट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 5 एंड इनके एवरेज मार्क्स आएंगे 40 डिवाइडेड बाय 5, तो दैट इज़ 8। अब मीन के अराउंड डिविएशंस, मतलब कि जितने भी ये मार्क्स हैं, अगर इसमें से हम मीन माइनस करेंगे तो उनका जो सम करेंगे वो ज़ीरो होगा। तो जैसे कि ये मार्क्स है, इसमें से हम अगर मीन माइनस कर दें तो -6 आया, ठीक है। वैसे ही अगर हम सब में से ये माइनस करें मीन, हर एक वैल्यू में से, तो कुछ एक वैल्यू आएगी -6 -3 0। अब इनका अगर हम सम करें तो सम आ जाता है टोटल 0, यहाँ पे दिख रहा है सम है 0। तो पहली प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि अगर हम डिविएशंस, मीन के अराउंड डिविएशंस निकालेंगे एंड उनका सम करेंगे तो वो सम 0 आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी अरिथमेटिक मीन की ये है कि अगर कोई भी वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू हम कोई भी एंड पे ऐड करते हैं सीरीज़ में, तो फिर वो मीन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास जो एग्जांपल है, इसमें हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं एंड इनके रिस्पेक्टिव मार्क्स हैं। तो ये जो अगर मार्क्स देखोगे तो इसमें बहुत कम डिफरेंस है, 2, 5, 8, 11, 14, तो ये बहुत आसपास हैं। तो इनका मीन क्या है, 8 है। लेकिन अगर कोई भी एंड पे, मतलब कि अगर मैं एक्सट्रीम एक बड़ी वैल्यू ऐड कर देता हूँ तो ये जो मीन है इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो सपोज़ ये जो 14 है, इसको मैं 140 कर देता हूँ, तो देखना कि जो मीन है वो एकदम से बढ़ गया। जो एवरेज मार्क्स हैं, जो कि 8 थे पहले, वो 33 हो गए हैं। क्योंकि इसका लॉजिक सिंपल है, क्योंकि जो टोटल सम है वो एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो पहले 40 था टोटल सम, वो 166 हो गया, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस सेम ही है, तो इसलिए मीन बढ़ गया। क्योंकि न्यूमरेटर आपका बढ़ रहा है लेकिन डिनोमिनेटर सेम रह रहा है, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के कंपैरिजन में छोटा हो गया, तो आपका मीन एवरेज मार्क्स जो है वो बढ़ेगा ही। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम ज़्यादा मतलब आउटलायर टाइप की ऐड कर दें हम, जो कि ये जो 2, 5, 8, 11 एकदम से जंप आ गया 140, अगर हम ऐसा ऐड कर दें कहीं भी, या फिर स्टार्टिंग में नेगेटिव ऐड कर दें, सपोज़ यहाँ पे -20 ऐड कर दूँ मैं। -20 वैसे मार्क्स तो नहीं होते, लेकिन कोई भी एग्जांपल में, जैसे यहाँ पे 140 होता, 150 होता, 160, और ऊपर सीधे मैं एक नंबर ऐड कर दूँ तो उसमें मीन कम भी हो जाएंगे। जैसे अगर मैंने बड़ी वैल्यू ऐड की है तो मीन बढ़ गया, लेकिन अगर मैं छोटी वैल्यू ऐड करूँगा तो मीन कम हो जाएगा। अब वेटेड एरिथमेटिक मीन। अब वेटेड एरिथमेटिक मीन क्या होता है, जैसे कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, 2 डेटा हैं, लेकिन हम सबको इक्वली ऐड करके डिवाइड नहीं कर सकते। सपोज़ मेरे को टमाटर के प्राइस और आम के प्राइस, इन दोनों का मीन, एवरेज मार्क्स, एवरेज प्राइस निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो इसमें मेरे को वेटेज देनी पड़ेगी, किसी एक को ज़्यादा और किसी एक को कम, क्योंकि यू कांट कंपेयर। एक वेजिटेबल है, एक फ्रूट है, आम महंगे बिकते हैं, टमाटर सस्ते बिकते हैं, या फिर कभी कभी टमाटर महंगे ज़्यादा हो जाते हैं,
उसमें जो प्राइस इंक्रीज़ होता है वो ज़्यादा ही होता है, स्टीप होता है, सप्लाई कम होती है। तो इसलिए हम जब इन दोनों का प्राइस निकालेंगे तब हम वेटेज दे देंगे इन दोनों को, और उसके बाद फिर हम इनका एवरेज प्राइस निकालेंगे। अब इसमें जो जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, इंडिया जो रिलीज़ करती है इंडियन गवर्नमेंट, उसमें भी हर एक जो प्रोडक्ट होता है उसको अलग अलग वेटेज दी गई है। उसके बाद उनका सम करके कैलकुलेट करते हैं, तब उनका एवरेज प्राइस या मीन प्राइस निकलता है। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला ये है कि जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उनको अलग अलग वेट दिया जाता है, फिर उनको रिस्पेक्टिवली हर एक ऑब्जर्वेशन को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, उनका सम किया जाता है, और उसको जो जितनी भी वेटेज होती है उसको सम करके उससे डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, x1, x2, x3 अप टू xn, तो उनको हमने अलग अलग वेटेज दे दी, w1, w2, w3 अप टू wn। अब अगर हमें वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालना है तो हम x1 को w1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x2 को w2 से मल्टीप्लाई करेंगे अप टू xn wn, फिर इन सबका सम लेंगे एंड इसको डिवाइड कर देंगे w1 प्लस w2 अप टू wn इस सम से। तो उसके बाद हमारे पास वेटेड अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। इसके बारे में हम बाद में भी देखेंगे जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या होल प्राइस इंडेक्स पढ़ेंगे तब। अब मीडियन से क्या मतलब है? सपोज़ हमारे पास एक डेटा सेट है एंड उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया, सॉर्ट कर दिया। उसके बाद जो सेंटर वैल्यू होगी, मिडिल वैल्यू होगी, उसको हम मीडियन बोलते हैं। तो एक डेटा सेट में अगर कोई वैल्यू मीडियन है तो जो 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस होंगी उनकी वैल्यू मीडियन से कम होगी, और जो 50% रेस्ट ऑफ द 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन होगी उनकी वैल्यूज़ मीडियन से ज़्यादा होगी। अब मीडियन को कैलकुलेशन करने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है और इसमें ये सारे नंबर हैं। तो अब इन नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में पहले सॉर्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे हम जाएंगे सॉर्टिंग में, इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हमने सॉर्ट कर दिया। अब जब हमने सॉर्ट किया तो इनमें से हमें देखना है कि इनमें से मिडिल वैल्यू कौन सी है। तो ये हमारे पास टोटल है 9 वैल्यूज़। तो 9 वैल्यूज़ हैं, तो मतलब कि जो 5th वैल्यू होगी वो मिडिल वैल्यू होगी। तो 1 2 3 4 5, ये जो नंबर 6 है ये हो गई हमारा मीडियन। तो जो 50% ऑफ द डेटा सेट की वैल्यूज़ होंगी, तो ये जैसे कि ये 4 हैं तो इनकी वैल्यू कम हो गई 6 से, और ये जो बाकी 4 बच गई इनकी वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो जो मीडियन होता है 50% ऑफ द वैल्यू ऑब्जर्वेशन की वैल्यू मीडियन से कम होती है, क्योंकि ये मिडिल वैल्यू है। ये डेटा सेट में, ये जो पूरा डेटा सेट है उसमें बीच की वैल्यू जो 5th नंबर पे आ रही है, तो हमारे पास मीडियन हो गया, वो हो गया 6, और इससे 50% की वैल्यूज़ कम है, 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन की वैल्यू ज़्यादा है। अब ये तो हमने जो एग्जांपल देखा उसमें तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे वो 9 थे, मतलब कि एक ऑड नंबर। तो इसमें मीडियन ढूंढना इजी है, बिकॉज इसमें जो मिडिल वैल्यू होगी इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इससे कम होंगी और इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इससे ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास उसमें इवन नंबर हुआ तो फिर मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। अब सपोज़ ये हमारे पास नंबर्स हैं एक डेटा सेट में जो कि हैं टोटल 20 हैं और ये इवन। तो अब इसमें मीडियन कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे पहले तो इसको हम सॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 20, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आता है। तो 10th वैल्यू कौन सी है हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 45 है हमारी 10th वैल्यू। लेकिन इससे पहले है 9 वैल्यूज़ और इसके बाद है 10 वैल्यूज़। तो ये मीडियन तो नहीं हो सकता, बिकॉज इसके ऊपर 50% नहीं है और इसके नीचे 50% नहीं है। तो अब जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होती हैं तो हम 2 वैल्यूज़ लेंगे। हमने 10th वैल्यू भी ले ली और हम 11th वैल्यू भी लेंगे। तो अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, लेकिन 2 वैल्यू मीडियन नहीं हो सकती। मीडियन तो सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, क्योंकि 50% जो बचेंगी ऑब्जर्वेशन में उनकी वैल्यू मीडियन से कम होगी और 50% की ज़्यादा होगी। तो अब इस सिचुएशन में मीडियन निकालने के लिए हम इन दोनों का सम कर लेंगे और फिर इन दोनों के सम को हम 2 से डिवाइड कर देंगे एंड हमारे पास मीडियन आ जाएगा। अभी जो 91 आया है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 45.5। तो जो इस डेटा सेट की मीडियन वैल्यू होगी वो होगी 45.5। अब इसमें ऑब्जर्वेशन में इस डेटा सेट में
जो 50% ऑफ द वैल्यूज़ होंगी डेटा सेट की, उनकी वैल्यू 45.5 से कम होगी, और जो 50% होंगी उनकी वैल्यू 45.5 से ज़्यादा होगी। तो हम देख सकते हैं कि ये जो ऊपर की 10 वैल्यूज़ हैं, इनकी सबकी 45.5 से कम है वैल्यू, और ये जो नीचे की 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, 10 वैल्यूज़ हैं, इनकी वैल्यू जो है 45.5 से ज़्यादा है। तो हमारे पास जो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं अगर किसी डेटा सेट में, तो उसका मीडियन ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ है तो उसमें मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसमें जो पर्टिकुलर वैल्यू रहती है उसके साथ फ्रीक्वेंसी होगी, उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज़। हम उन फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करके फिर उसको डिवाइड करके 2 से फिर हम देखेंगे कि मीडियन वैल्यू कौन सी आ रही है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो ईजिली समझ में आ जाएगा। सपोज़ हमारे पास ये इनकम है एक डेटा सेट में, एंड उसके सामने रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज़ हैं, मतलब कि कितने लोगों की उतने इनकम है। सपोज़ ये 10 रुपये हैं तो 2 लोगों की इनकम 10 रुपये है, 4 लोगों की 20 रुपये है, 10 लोगों की इनकम 30 रुपये है, और 4 लोगों की इनकम 40 रुपये है। तो इसकी अब ये जो नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ है, ये जो फ्रीक्वेंसीज़ है, इसको हम ऐड करेंगे ताकि हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ जाए साथ में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला ईजी है। जो ये पहली फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। तो ये लास्ट में ये जो 2 है इसको हमने 4 के साथ ऐड किया है तो हमारे पास 6 आ गया। 6 में हम फिर 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 आ गया। 16 में हम 4 ऐड करेंगे तो 20 आ गया। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स हैं, इसको हम सारी फ्रीक्वेंसीज़ का सम निकाल देंगे तो 20। अब मीडियन पोजीशन निकालनी पड़ेगी हमें पहले, फिर मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन पोजीशन निकालने का डिस्क्रीट सीरीज़ में फॉर्मूला होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स होते हैं या फ्रीक्वेंसीज़ होती है उसमें 1 ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 20 है, इसमें 1 ऐड करके हमने 2 से डिवाइड किया तो 10.5। अब हमें देखना है कि ये 10.5 कहाँ पे आ रहा है। 10.5 अगर हम देखने जाएँ तो ये 2 है, इसमें नहीं आ सकता। 6 ये भी कम है, ये 16 है। तो 6 और 16 के बीच में ही कहीं ना कहीं 10.5 वैल्यू लाई करेगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली 10.5 ये था। यहाँ तक तो 6 इनकम ही हो रही है, 6 लोगों की इनकम ही हो रही है। यहाँ पे 10th पर्सन की इनकम होगी तो 10.5 इस वैल्यू में यहाँ पे लाई करेगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारी मीडियन होगा, जो मीडियन की पोजीशन है वो तो है 30 के अराउंड। तो मीडियन क्या हुआ, मीडियन होगा हमारा 30। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में हम मीडियन की पोजीशन ऐसे निकालते हैं, उसके बाद हम मीडियन देखते हैं। मीडियन की पोजीशन हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से पता चल जाती है कि हमारा कहाँ लाई करता है। जो टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज होती है उसमें 1 ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मीडियन की पोजीशन पता चल जाएगी, एंड फिर मीडियन की पोजीशन से जो भी फ्रीक्वेंसी में वो लाई करेगा मीडियन की पोजीशन, वो हमारी वैल्यू मीडियन होगी। तो इसमें 30 है। कंटिन्यूस सीरीज़ में भी मीडियन की पोजीशन को लोकेट करना होता है, उसके बाद मीडियन का कैलकुलेशन होता है। लेकिन इसमें हम जैसे उसमें हमने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस में 1 ऐड किया था डिस्क्रीट सीरीज़ में, कंटिन्यूस सीरीज़ में हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में 1 ऐड नहीं करते एंड नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस को 2 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद हमें मीडियन की पोजीशन मिल जाती है एंड मीडियन मिल जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अब कंटिन्यूस सीरीज़ में जो डेटा सेट होता है उसमें हम क्लासेस बनाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। एंड हमारे पास जो डेली वेजेस है, जो हमारे पास डेटा सेट है वो डेली वेजेस का डेटा सेट है, एंड उसमें 20 रुपये से लेकर 60 रुपये तक लोगों की इनकम है, जो वर्कर्स हैं उनकी डेली वेज। तो हमने इसको क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, जैसे 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। एंड ये फ्रीक्वेंसी हो गई कि कितने वर्कर्स को ये जो डेली वेज का क्लास है इसमें इनकम मिलती है। तो जो 14 वर्कर्स हैं उनको 20 से 25 रुपये के बीच में मिलते हैं। जो 28 वर्कर्स हैं उनको 25 से 30 रुपये के बीच में मिलते हैं। एंड सिमिलरली ये 33 वर्कर्स को 30 to 35 के बीच में, एंड सो ऑन। अब इन सब की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे हम। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला भी ईजी है। जो 14 होता है पहला, उसमें हम दूसरा जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको ऐड कर देते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है कि स्टेप बाय स्टेप कितनी एडिशन होती जा रही है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने टोटल होते जा रहे हैं उनको ऐड करते रहना है। तो 20 से 25 के बीच में 14 वर्कर्स को मिल रही है, फिर 20 से 30 के बीच में इन दोनों का सम 42 वर्कर्स को मिल रही है, 20 से 35 के बीच में इन तीनों का सम 75 लोगों को मिल रही है, एंड 20 से 40 के बीच में इन चारों फ्रीक्वेंसी का सम 105 लोगों को उतनी डेली वेज मिल रहा है।
अब हमारे पास जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है वो ये है, एंड इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो सारी यहाँ पे दे रखी हैं। अब इन्हें हमें एक एक करके निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स कुछ नहीं, ये जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं इनका सम होगा ये फ्रीक्वेंसी का। फिर पोजीशन ऑफ मीडियन क्लास। पोजीशन ऑफ मीडियन क्लास क्या होगी? जो 160 है इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मीडियन की पोजीशन मिल जाएगी, कौन सी क्लास होगी मीडियन। तो हमें पता चल रहा है कि जो मीडियन क्लास है उसकी पोजीशन है 80। तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना पड़ेगा कि 80 कहाँ पे लाई करता है। तो 80 लाई करता है 35 to 40 क्लास में। तो हमारी मीडियन क्लास क्या होगी? 35 to 40। अब L है हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास हो गया 35। मैग्नीट्यूड ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होती है? जो इनमें गैप होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में। तो इसमें गैप क्या है? 35 to 40 में 5 का गैप है। अब CF हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो हमारे पास मीडियन क्लास है ये 35 to 40, इसकी प्रीसीडिंग क्लास होगी 30 to 35, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 75। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास F। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या होगी? मीडियन क्लास है हमारी 35 to 40, इसकी फ्रीक्वेंसी है 30। अब जब हमने ये सारी वैल्यूज़ फिल कर दी एंड इस फॉर्मूला में डाला तो हमारे पास मीडियन निकल के आया 35.83। तो जो ये नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं इसमें आधे वर्कर्स के जो डेली वेज है वो 35.83 से कम है, एंड बाकी जो आधे वर्कर्स हैं उनका डेली वेज 35.83 से ज़्यादा है। तो मीडियन का मतलब ये हुआ। अब देखते हैं कि क्वार्टाइल क्या होता है। क्वार्टाइल एक डेटा सेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। पहला क्वार्टाइल होता है Q1, दूसरा होता है Q2, तीसरा होता है Q3। तो जो पहला क्वार्टाइल Q1 होता है, डेटा सेट में 25% ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू Q1 से कम होती हैं एंड 75% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू Q1 से ज़्यादा होती है। जो दूसरा क्वार्टाइल होता है Q2, 50% ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू डेटा सेट में Q2 से कम होती हैं एंड 50% ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू डेटा सेट में Q2 से ज़्यादा होती है। एंड जो तीसरा क्वार्टाइल होता है Q3, उसके हिसाब से 75% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू डेटा सेट में Q3 से कम होती हैं एंड 25% की ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू Q3 से ज़्यादा होती हैं। अब Q1 और Q3 क्वार्टाइल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। Q1 का है साइज ऑफ n+1 आइटम डिवाइडेड बाई 4, और n यहाँ पे होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और Q3 होता है n+1 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4th आइटम। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हमारे पास ये एक डेटा सेट है जिसमें जो ऑब्जर्वेशन है, जो आइटम्स हैं वो हैं मार्क्स। पहले तो इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते हैं। अब इसको हम काउंट कर लेते हैं कि ये कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो हमारे पास 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। अब क्वार्टाइल 1 देखते हैं कि उसकी कौन सी पोजीशन होगी, कौन सी वैल्यू होगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 10, 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाई 4 2.75। अब 2.75, अब इसमें 2 वैल्यू हो गई हमारी पहली, दूसरी 12। तो 2 तो हमारा हो गया 12 और 0.75 कैसे आएगा? तो 0.75 के लिए 2 की जो वैल्यू होगी, सेकंड वैल्यू जो होगी और थर्ड वैल्यू जो होगी, इसका जो डिफरेंस होगा इसको 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो 2.75 है वो वैल्यू आ जाएगी। तो इसको डिवाइड करने के लिए हम 14 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 करते हैं तो हमारे पास आता है 1.5। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें 12 प्लस 1.5 तो 13.5।
तो क्वार्टाइल 1 की वैल्यू होती है 13.5। तो इस डेटा सेट में जो 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू 13.5 से कम है, और जो 75% ऑफ द ऑब्जर्वेशन है डेटा सेट में उनकी वैल्यू 13.5 से ज़्यादा है। तो ये 2.75 जो वैल्यू आई थी, इसका मतलब ये है, ये सेकंड नंबर पे वैल्यू, और 0.75 इन दोनों के बीच का, तो 13.5। अगर हम Q3 देखें वैसे ही सिमिलर वे में, तो Q3 में कुछ नहीं करना था, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना था इस n+1 को, और उसको 4 से डिवाइड करना था। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू को, तो हमारे पास आता है 8.25। और 8th वैल्यू कौन सी है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 32। तो 8th वैल्यू तो हो गई हमारे पास 32, और 0.25 क्या होगा? 0.25 होगा 9th वैल्यू माइनस 8th वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 0.25। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आता है 32.75। तो मतलब क्वार्टाइल 1 की वैल्यू है हमारे पास 13.5 और क्वार्टाइल 3 की वैल्यू है 32.75। तो इस डेटा सेट में 25% ऑफ दी ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू 32.75 से ज़्यादा है, और 75% ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू 32.75 से कम है। अब समझते हैं कि परसेंटाइल क्या होता है। तो परसेंटाइल एक डिस्ट्रीब्यूशन को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो जैसे कि x1, x2, x3 अप टू x99। जो इस डिस्ट्रीब्यूशन में x50 होगा वो मीडियन होगा। तो सपोज़ आपके किसी भी एग्ज़ाम, अगर आप कैट, मैट, जैट कोई भी एग्ज़ाम देते हैं एंड उसमें आपके आते हैं 90 परसेंटाइल, तो इसका मतलब है कि आपने 90% ऑफ द स्टूडेंट्स से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनसे ज़्यादा नंबर स्कोर किए हैं, एंड 10% जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनसे कम नंबर स्कोर किए हैं। अब समझते हैं कि मोड क्या होता है। तो एक डेटा सेट में मोड वो वैल्यू होती है जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ हमारे पास ये एक डेटा सेट है जिसमें कि ये वेरिएबल्स हैं। अब इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। तो हम देखें तो जो 10 वैल्यू है वो 2 बार रिपीट हुआ है, 20 8 बार रिपीट हुआ है, 30 20 बार रिपीट हुआ है, 40 10 बार, 50 5 बार। मतलब कि एक जो डेटा सेट है उसमें 10 जो वैल्यू है वो 2 बार है, 20 8 बार है। तो जिसकी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो मोड होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 30 की, तो ये हमारा मोड हो गया। तो जो 30 है वो मोड है इस डेटा सेट में, बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अब ये जो हमने एग्जांपल देखा इसमें 30 मोड है, लेकिन क्योंकि इसमें एक ही मोड है तो ये हो गया यूनी मॉडल। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक डेटा सेट में एक ही मोड हो, कभी कभी 2 मोड भी होते हैं तो उसे बाई मॉडल बोलते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं तो उसे मल्टी मॉडल डेटा सेट बोलते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक डेटा सेट में कोई मोड ही ना हो, क्योंकि जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सबकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, इक्वल हो। अब ये जो हमने एग्जांपल देखा था ये तो हो गया डिस्क्रीट सीरीज़। अब हम देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में मोड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में एक मॉडल क्लास होती है, पहले उसे आइडेंटिफाई करते हैं। जिस क्लास में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी है वो हो गया मॉडल क्लास, एंड उसके बाद मोड का कैलकुलेशन होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ हमारे पास एक डेटा सेट है जो कि है इनकम का, और इसमें हमने जो इनकम ग्रुप है उसको डिवाइड कर रखा है क्लासेस में। तो जैसे हमने क्लासेस बना रखी हैं 10 to 15 की, 10,000 से लेके 15,000 तक की इनकम, 15,000 से 20,000 की इनकम, एंड इसके सामने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है कि 10,000 से 15,000 के बीच में 4 लोगों की इनकम है, 10,000 से 20,000 के बीच में 12 लोगों की इनकम है, 10,000 से 25,000 के बीच में 30 लोगों की इनकम है। अब हमें इन सारी क्लासेस की रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, एंड वो बहुत ईजी है। 10,000 से 15,000 के बीच में तो 4 ही रहेंगे क्योंकि फर्स्ट क्लास है, एंड 10,000 से 20,000 के बीच में 12 लोगों की है।
तो जब हमें अगर 15,000 से 20,000 के बीच में चाहिए तो हम क्या करेंगे कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसमें से हम 10,000 से 15,000 की जो इनकम है लोगों की वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें 15,000 से 20,000 मिल जाएगा। तो वो हमें मिल गया 8। वैसे ही अगर हमें 20,000 से 25,000 निकालना है तो हम जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 30, उसमें से जो प्रीसीडिंग क्लासेस की फ्रीक्वेंसी रहेगी टोटल, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास इस क्लास की 20 to 25,000 की क्लास की आ जाएगी। तो ये 30 है, इसमें से हम पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 माइनस कर देंगे तो 18 आ गया। तो मतलब 20,000 से 25,000 के बीच में 18 लोगों की इनकम है। इसी तरह सिमिलरली हमने सबकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली है। अब मोड निकालने का फॉर्मूला ये है कि L प्लस D1 डिवाइडेड बाई D1 प्लस D2 इंटू H। अब L क्या है? L है हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, D1 है डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, D2 सिमिलरली डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, और H क्या है? क्लास इंटरवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि मॉडल क्लास कौन सी है। तो मॉडल क्लास वही होगी जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दिखती है 30 किस क्लास की फ्रीक्वेंसी है? 25 to 30। तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट क्या है? 25। डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई 30 और उसकी प्रीसीडिंग क्लास क्या है? 18, उसकी फ्रीक्वेंसी की 18। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा? 12। 30 माइनस 18, 12। अब D2 है डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 30 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। इसके बाद सक्सीड कौन सा कर रहे हैं? 30 to 35। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 20 एंड इन दोनों का डिफरेंस है 30 माइनस 20, 10। क्लास इंटरवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल कुछ नहीं होता, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस होता है क्लास में, उसे कहते हैं क्लास इंटरवल। तो ये हो गया यहाँ पे 5, बिकॉज हमारी मॉडल क्लास है 25 to 30 और इसके बीच में डिफरेंस है, अपर लिमिट है 30, लोअर लिमिट है 25, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 5, इसलिए हमारा H हो गया 5। अब इन सारी वैल्यूज़ को जब हमने इस फॉर्मूला में डाला तो हमें मोड मिल गया जो कि है 27.73। तो इस तरह से कंटिन्यूस सीरीज़ में हम मोड कैलकुलेशन करते हैं।